ईरान अमेरिका जंगबंदी के दौरान नेतन्याहू की एक और शैतानी चाल। नेतन्याहू इन अमन मुज़ाकरात को और ईरान अमेरिका जंगबंदी को कैसे सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, एक जानिब अमेरिका ईरान एक जंगबंदी सीज़ फायर चल रहा है और दुनिया भर की कोशिश है कि ये सीज़ फायर जो है ना, ये मुकम्मल तौर पर चलता रहे, आगे मामलात सेटल हो जाएं, मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन नेतन्याहू इस दौरान फिर अपनी शैतानी चालें चल रहा है। वो क्या करने जा रहा है? नेतन्याहू के सीने पे सांप उस वक्त से लौट रहा है जब से वो ये देख रहा था कि इस्लामाबाद में एक मुज़ाकरात की बैठक सजने वाली है और उसमें दिफाई पावर, सुपर पावर अमेरिका आ रहा है ईरान से बात करने, और वो भी पाकिस्तान में आ रहा है, इस्लामाबाद में आ रहा है। ये उसको किसी तरह भी हज़म नहीं हो रहा था। अच्छा, और उस सारे प्रोसेस से वो आउट हो गया है। वो अपने आप को एक मेन स्टेक होल्डर समझता था और उसका ये कहना था कि मुझे तो मुँह नहीं लगा रहा कोई, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कहीं हुई नहीं। उसके बाद से वो ये प्लान कर रहा है और उसकी मुसाद जो उसकी खुफिया एजेंसी है वो ये प्लान करी कि किस तरह हम इन मुज़ाकरात को सबूताज करें। पहले उन्होंने ये कोशिश की लेकिन वो ज़ाहिर है उसमें नाकाम रहे। बहुत पाकिस्तान का एक मौसर हिकमत अमली थी जिस पर उसने काम किया। जब वो ये देखने लगा कि मैं इसको ये मुज़ाकरात पे मैं नहीं कुछ कर सकता, बिगाड़ सकता, तो फिर उसने ये किया कि उसने अपनी इसराइल की काबीना जो थी उससे उसने खिताब किया और उसने कहा कि मैं ये नहीं चलने दूंगा, आप बेफिक्र रहें, आप ये मत समझिएगा कि सीज़ फायर हो गया है और ये सीज़ फायर चलता रहेगा। इन मुज़ाकरात पे मैं नक़ब लगाता रहूँगा, मैं मुसलसल इस जो है वो इस प्रोसेस पे वार करता रहूँगा और इसके लिए आप मुझे टाइम दें। यानी कुछ मैं दुनिया का अमन तबाह करता रहूँगा। तबाह करता रहूँगा, तबाह करके रहूँगा, चैन से नहीं रहने दूँगा और किसी भी सूरत मुसलमानों को तकलीफ़ में रखूँगा और अमेरिका को मुसलसल उनके पीछे लगा के रखूँगा। ये ट्रम्प कौन होता है खुद से तय करने वाला कि वो सीज़ फायर करेगा या ईरान से बात करेगा? ट्रम्प को भी कुछ नहीं समझता। वो कुछ नहीं समझता। उसने 2 दिन पहले एक अपने टीवी एड्रेस में कहा है कि हम सुपर पावर हैं और मैं सुपर पावर बन के दिखाऊंगा। मैं रीजनल सुपर पावर नहीं हूँ, मैं वर्ल्ड सुपर पावर हूँ। और ये कह के उसने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रम्प को चैलेंज किया है, अमेरिका को चैलेंज किया है। और अब इससे जुड़ी बात यह है कि उसकी जो खुफिया एजेंसी मुसाद, अब वो उसको एक्टिव उसने किया है और मुसाद जो है वो इस वक्त पहले भी साबित हुआ है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की जो है वो माहिर है और वो ये देख रही है कि किस तरह से हम ख़ित्ते में जो है वो लोगों को मुख्तलिफ जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ख़ास तौर पे पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब मुसाद ये प्लानिंग कर रही है, मुख्तलिफ ज़राए से ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं कि मुसाद बंदरगाहों को अटैक करने वाली है ईरान की, वो प्लानिंग कर रही है। अच्छा। जी, और ये चूँकि मिलती जुलती धमकी है डोनाल्ड ट्रम्प से कि मैं तुम्हारी बंदरगाहों को निशाना बनाऊंगा अगर तुमने आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बात की है। की नाकाबंदी के दौरान उसने कहा था कि मैं ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाऊंगा। तो यानी अगर वो डोनाल्ड ट्रम्प की जो धमकी है उसको सच दिखाने के लिए इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा ईरानी बंदरगाहों पर। जी, उसने कहा है कि इस कंट्रास्ट में लें आप इसको डोनाल्ड ट्रम्प के बयान में, तो ये बहुत ही करीब तरीन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी आप उसकी इसराइल की नज़र से देखें तो ये बहुत शानदार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। अगर ईरान की किसी बंदरगाह पे हमला हो जाता है तो उसको दिखाया जाएगा कि अमेरिका ने किया, जैसे पहले इन्होंने कहा था कि ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया, लेकिन वो नहीं किया था। इसराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जी, वो मुसाद के रोग एजेंट्स हैं, उन्होंने किया था। तो अब वो बंदरगाहों को अटैक करने का प्लान बना रहे हैं ईरान की, और उसको दिखाया यही जाएगा दुनिया को कि अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की और अमेरिका ने उनकी बंदरगाहों को निशाना बनाया। इसके जवाब में जब ये हमला हो जाएगा ईरान के पास बहुत ही कम कोई ऑप्शन रह जाएगा कि वो जवाब ना दे। वो क्यों ना दे? वो मतलब उसके जब आप दिल पे वार करेंगे तो ईरान भी जवाब देगा। और ईरान की तरफ से बड़ा सख्त रद्दमल भी आया कि अगर ईरान की किसी भी बंदरगाह पर हमला किया गया तो खित्ते की कोई भी बंदरगाह बच नहीं पाएगी, और उन्होंने पूरे टारगेट लॉक कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ईरान के पास जो है वो पहला तो सामने उसको ये समझ में चूँकि आ जाएगा कि ये इसराइल ने किया है तो वो इसराइल पर अटैक कर सकता है। अब जब वो इसराइल पर अटैक करेगा तो ईरान बुरा बनेगा, क्योंकि वो ऐसा कहेंगे कि यार ये हम तो किसी में थे ही नहीं, सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है, फिर हम लोग कहीं पे थे ही नहीं, इसराइल का तो कहीं नाम ही नहीं था, आपने हम पे क्यों हमला कर दिया? जाके आप पे अमेरिका ने हमला किया, आप जाके अमेरिका पे हमला करें। तो यहाँ ईरान को फंसाने की एक बहुत खौफनाक, बहुत भयानक साजिश है जो मुसाद तैयार कर रहा है, नेतन्याहू के कहने पर कर रहा है, और नेतन्याहू ने इसकी बाकायदा यकीन दहानी अपनी काबीना को की है। जब आप इसको मज़ीद फैला के देखेंगे कि अगर ईरान इस तरफ वार नहीं करता तो किस तरफ करता है, तो अगर ईरान को नहीं समझ में आया और किसी भी तरह उसने समझ लिया कि ये अमेरिका ने किया है, अगर अमेरिका पे अटैक कर दिया, अमेरिका के हवाले से अटैक कर दिया उसने, जिस तरह के पहले भी कहा जा रहा था कि ईरान ने बहुत पहले एक धमकी दी थी और कहा भी था और बहुत ही उसके अल्फाज से वाज़ेह था कि ये चीज़ की जाएगी, वो ये थी कि हम आपकी सरहदों में आ जाएंगे अब करने के लिए। अब उसका क्या, मैंने और आपने एक
व्लॉग भी किया जी था बिल्कुल व्लॉग किया था, और उसमें हमने बताया था कि कुछ फिजिकल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी वर्चुअल चीज़ें भी हो सकती हैं, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, और बहुत ही कोई डिजिटल वार हो सकता है जो ईरान की जानिब से किया जाए। और अगर ये भी नहीं होता तो आप देखें कि जो रीजनल पोर्ट्स हैं, जो गल्फ़ की पोर्ट्स हैं, जिसको हमने अभी डिस्कस किया एक और व्लॉग में, कि वो तकरीबन 10 पोर्ट्स हैं और वो बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, जदीद भी हैं, और वो उनमें जदीद तरीन निज़ाम है, AI से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत ही ऑटोमेटेड किस्म के टास्क सारे अंजाम दे रही होती हैं। तो ये गैर मामूली नौइयत की पोर्ट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोर्ट्स हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ भी हैं। ना सिर्फ इसमें शिपिंग एक्टिविटी होती है, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान हर वक्त मुख्तलिफ ममालिक का रखा रहता है। तो अगर उसको कोई नुकसान पहुँचता है तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर बनेगी। इसका जवाब भी ज़ाहिर है अमेरिका को देना पड़ेगा। मुख्तलिफ ममालिक भी हो सकता है कि वो इस पर अपनी खुद मुख्तारी पर इसको हमला करार दें। तो इस वक्त इसराइल एक तीर से कई शिकार खेलने के मूड में है। नेतन्याहू इसीलिए उसने प्लान कराया है कि कुछ ऐसा प्लान करके दो कि मैं ईरान को चारों तरफ फंसा दूँ। मुझ पे वार करे तो भी बुरा बने, अमेरिका पे वार करे तो भी बुरा बने, और अगर खलीज की रियासतों पे करता है तो भी बुरा बने। तो मोसाद ने उसको एक ऐसा प्लान तैयार करके दिया है कि आप किसी भी तरह बंदरगाहों को एग्जीक्यूट करें। इस प्लान को ये प्लान तो किसी तरह मंजर यहाँ पर आ चुका है, लोगों को पता लग गया है, ईरान को पता लग गया कि ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। तो इससे निपटने के लिए ईरान अपनी क्या तैयारी कर रहा है? ईरान सबसे पहले तो अपना दिमाग ठंडा रख रहा है इस वक्त सारे मामले में। आप देखें कि उनके सिफारतकारों ने बहुत ही हैरान किया दुनिया को, क्योंकि वो उन्होंने मुज़ाकरात में बड़े ठंडे दिमाग के साथ उन्होंने मुज़ाकरात में शिरकत किया। हालांकि उससे पहले जितनी शिद्दत से चीज़ें सामने आ रही थी, ऐसे लगता था जैसे एक टेबल पर ये बैठेंगे नहीं, लेकिन वो एक टेबल पर बैठे और बातचीत हुई जी। और उन्होंने हर जुमला जो कहा ना, वो सिफारतकारी से जुड़ा हुआ जुमला था। उसमें कहीं जज्बात नहीं थे, कहीं पे कोई लान तान नहीं थी, कोई हमला नहीं था किसी तरह का भी। उन्होंने बहुत ही तरीके से और करीने से अपने तमाम पॉइंट्स रखे, जिसमें वो 160 बच्चे भी थे जो स्कूल में शहीद कर दिए गए मिनाब के। तैयारा गया उन्होंने बच्चों की तस्वीर जी, और उन्होंने बहुत ही आर्टिस्टिक अंदाज में उन चीज़ों को सामने रखा। उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा कि तुम कातिल हो, तुम यूँ हो। उन्होंने बताया कि तुम जंगी जराइम के मुर्तकिब हो, और उसको बहुत ही सिफारती आदाब में किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपना दिमाग ठंडा रखा हुआ है। दूसरा ये कि उन्होंने बहुत से अहदाफ जो हैं वो निशाने पे रखे हुए हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार है। अगर इसराइल ने मज़ीद किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए या बराह रास्त कोई अटैक करते हैं या ईरान को कमज़ोर समझते हैं, तो फिर हम कुछ ऐसे वार करेंगे जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक नौइयत के होंगे। और स्ट्रेटेजिक नौइयत के वार में आप कह सकते हैं कि उनकी ऑयल रिफाइनरी उड़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि उनके इंटेलिजेंस का जो पूरा एक नेटवर्क है जो इनके पास था, और उन्होंने उसको डिस्कस भी किया हुआ है, वो पूरा उड़ने वाला है। इसके अलावा उनकी वाटर फैसिलिटीज़ हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान के निशाने पर हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स उनके पास हैं। और हमें दिमूना की वो न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं भूलनी चाहिए, जो उन्होंने एक वीडियो के अंदर मुश्तबा खामनाई को जब एंटर कराया तो उन्होंने दिखाया कि सामने उसके कोऑर्डिनेट्स तक लिखे हुए थे। इन कोऑर्डिनेट्स को लॉक करके कोई भी अगर कुछ फायर करता है तो वो ठीक निशाने पे लगेगा, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, इसराइल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और ये कहानी ही सारी जिसे कहते हैं ना मुक जाएगी। तो ईरान जो है उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईरान की इंटेलिजेंस ने सबसे ज़्यादा हैरान किया है दुनिया को, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी खुफिया मीटिंग्स की जगहें भी निकाली हैं जो तेल अवीव में मैं आपको बताऊं कि मिलने वाले थे। ये लोग मोसाद के बहुत ही अहम दिमाग थे, शैतानी दिमाग, जो पूरा प्लान कर रहे थे। तो ये तेल अवीव के बजाय इन्होंने कहा तेल अवीव तो सबकी नज़रों में, हम बिनाए बराक में मिलते हैं। बिल्कुल, बिनाए बराक की एक बिल्डिंग में मिले, वो भी शहरियों के रूप में मिले, एक आम सिटीज़न के रूप में मिले, उनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में मिले। तो फिर इंटेलिजेंस ने कहा कि आप पासदारान इनकलाब को लॉक करें ये टारगेट, इसको उड़ाएं। और उन्होंने इतना प्रिसाइजली उड़ाया कि उसी बिल्डिंग की फला फ्लोर पे फला जगह से वही मंजिल, वही कमरा जहाँ पर ये मौजूद थे वहाँ मारा। और उन्होंने कहा कि एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, हमने मिटा दिया मोसाद के उन दिमागों को जो दरअसल दुनिया में को जलाने के लिए और तबाही फैलाने के लिए एक जगह जमा थे। और इसके बाद हमें अंदाज़ा ये होता है कि जब हम दिमूना को देखते हैं तो उन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर पे उनके हमला किया था एक ईरान ने, वो बहुत ही प्रिसाइज था, वो भी बिल्कुल ठीक था। इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रीज़ थी
वो उड़ा दी गई, जिसका जवाब जहाँ देना होता है ना ईरान को, वो वहीं देता है और बहुत ही अहम तरीन जगह पे देता है। एक उनकी ड्रोन फैसिलिटी थी, हाँ जी, बिल्कुल, उसे भी उड़ा दिया। उसको उड़ा दिया और उसको इतना पीछे कर दिया कि ना वो ड्रोन बना सकते हैं, ना वो आर्मी के लिए हेलमेट्स बना सकते हैं, ना किसी किस्म के गैजेट्स बना सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी का एक शाहकार कॉम्प्लेक्स था जो उन्होंने उड़ा दिया। और सिर्फ वो पैसों से नहीं बनता, वो बहुत मेहनत से बनता है, टेक्नोलॉजी से बनता है, बहुत सारे दिमागों को एक जगह ला के बनता है। उन्होंने ये सारी साजिश हमेशा के लिए ख़त्म कर दी और बुनियादी तौर पे पूरे मशरिक़ वस्ता को बचा लिया और ख़ास तौर पे ईरान को बचा लिया। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।